ओरिजिनल वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ मैं बताते चलूँ कि हम डेली बेसिस पर जब शो करते हैं तो मेरी टीम यहाँ मौजूद होती है, जहाँ पे कैमरे पर इस वक्त ज़ुबैर भाई मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम को इस वक्त लीड कर रहे हैं हमारे अदील भाई, हमारे इरफान भाई, बासित भाई, खुरम भाई और प्रोड्यूसर डायरेक्टर रमीज़ खान, और हमारे साजिद भाई जो कि हमें एंटरटेन करते हैं थ्रू चाय या पानी के, और अलीज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें पिक्चर्स में मदद करती है और चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रही होती है। तो ये तमाम वो टीम है जिसको जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, ये टीम मौजूद है, मेरे गेस्ट मौजूद है, तो हम काम को कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट सुहेल अहमद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और शबीर शफकत साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? माशाल्लाह। एडवोकेट साहब, सबसे पहले तो आज जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया बड़ा बेहतरीन, ठीक है, कारोबारी लेन देन पर हम बात करेंगे, लेकिन सवाल करने से पहले एक सवाल जो कि सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ा और मुख्तलिफ सिमत में पढ़ा, ये मेरे जहन में था कि हम कभी इस पर बात करेंगे, लेकिन आज आपने खुद ही टॉपिक रख लिया कि जब फ़र्ज़ करें मैंने कारोबारी लेन देन के लिए एक इन्वेस्ट किया, मैंने कोई घर ख़रीदा या ABCD कुछ भी एसेट्स कुछ किए, उसके दरमियान जो नीचे एक आपका नाम होता है, नीचे एक गवाह का नाम होता है, एक गवाह ज़रूरी होता है, तो वो गवाह मेरी खाला का बेटा, फुफ्फो का बेटा या मेरा ब्लड रिलेशन कोई हो सकता है या नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए बात यह है कि आपके हक में गवाही देगा कौन। अब चलते फिरते आदमी को अगर आप पकड़ लें ऐसा ही है, कि यार मैं एक लेन देन का मुआहदा कर रहा हूँ, तुम मेरे गवाह बन जाओ, तो वो थोड़ी गवाह बनेगा। गवाह आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला, वही बन सकता है, तो उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। अगर आपका खलाजाद भाई या फुप्पीजाद भाई किसी लेन देन के मामलात में आपका गवाह है, तो ही इज़ एज गुड एज एनी अदर गवाह। सगा बहन भाई नहीं बन सकता ना? सगा भाई भी बन सकता है। फर्ज करें अगर बहन कोई चीज दे रही है तो भाई, या भाई कोई चीज दे तो दूसरा भाई उसका गवाह बन सकता है? गवाह सब बन सकते हैं। गवाह की असल में गवाह की क्रेडिबिलिटी जो होती है वो ये होती है कि क्या वो उस वक्त मौजूद था, क्या वो उस तमाम बातों की गवाही देता है जो उस माहदे में लिखी गई हैं। ठीक है, उसने देनी है तो वो आपका कोई भी हो, वो गवाह हो सकता है। ठीक है। गवाह के इस तरीके से अगर कोई भी आपका कारोबारी लेन देन में कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं सिंपल radio.gov.pk के पेज पर, और हमारे मुस्कुराती सुबह के पेज पर आप मुझे कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक दफ़ा सवाल आया, आपके सवाल से मुझे चीज़ें याद आती हैं कि आप मुस्कुराती सुबह के पेज का रिप्लाई नहीं करते, तो भाई मुझे क्योंकि यही पेज खुला होता है और गुज़िश्ता 12 साल से ये पेज खुला है मेरे मोबाइल पर, तो मुझे इस चीज़ की आदत हो गई है, लेकिन आई डू चेक दैट दोज मैसेजेस एज वेल। बिल्कुल जी, सवाल आ गया। शबीर साहब, आपसे पूछेंगे बदलती सूरत हाल पर क्या कहेंगे कि कराची तरक्की की तरफ जा रहा है, जिसमें कल रेनोवेशन ऑफ अ ट्रेन स्टार्ट हुई, कल शहबाज शरीफ साहब कराची तशरीफ लाते, कैंट स्टेशन का इफ्तिताह हुआ जिसमें इकोनॉमी क्लास के लिए भी उन्होंने AC का एहतमाम किया, जो कि लोगों की बर्बादी की वजह से चीज़ें ख़राब होती। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इकदाम है, तो बड़ा इसको सराहना चाहिए, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आपने ये स्टेशन को जो है रेनोवेट किया, बहुत ज़बरदस्त किया, बिल्कुल एयरपोर्ट से भी बेहतरीन लग रहा है वो, लेकिन अगर ट्रेन की हालत की बेहतर की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपने ये प्लेटफॉर्म के बना दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रेन के अंदर जो मुसाफिरों को जो सहूलियात हैं वो नहीं है, क्योंकि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे लगती है तो बिल्कुल सफाई का फुकदान होता है, और टॉयलेट जो होती हैं वो खुदा माफ़ करे तोबा करनी चाहिए और इलेक्ट्रिक का कोई निज़ाम नहीं है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि सुपरवाइजर रखे जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन रखे हैं, सफाई वाले रखे जाते हैं, लेकिन कोई चेक नहीं करता। गाड़ी जब प्लेटफॉर्म पे आती है तो इतनी गंदी होती है कि जिसकी गंदी 2-4 डब्बे होंगे कोई साफ होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस पे भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये जो काम किया है ये आम आदमी को भी सहूलत मिलेगी, और मैं समझता हूँ जब आदमी वहाँ बैठेगा तो उसको भी थोड़ा एहसास होगा कि यार मेरी भी कोई इज्जत, मेरा भी कोई मुकाम है, क्योंकि इकॉनमी क्लास वाला जो होता है उसके लिए तो बड़ी अजीब किस्म की सीटें होती हैं, लेकिन ये जो उन्होंने किया है ये बहुत अच्छा काम है, तो हम समझते हैं कि ये काबिल सताइश है, उनकी तारीफ जितनी की जाए कम है। असल में एक बात मैं शबीर भाई कहूंगा कि हमारी आवाम भी बड़ी गंदी है, मतलब आपको टॉयलेट यूज करना घर में भी बताया जाता है ना, आप कैसे यूज करते हैं, टॉयलेट मेन डोर के पास गंदगी की होती है आपने, तो ये तो देखिए इसमें तो हुकूमत का या क्लीनिंग एजेंट्स का कोई काम नहीं है ना, आपको प्रिंसिपल्स आने चाहिए कि हाउ टू यूज टॉयलेट, या आपको बैतुल खिला को कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे यहाँ पर बच्चा अगर छोटा है तो बाहर ही खड़े हुए वो जो है वो यूरिन पास आउट कर रहा है, तो ये तो चीजें हमें भी समझनी चाहिए ना। नहीं, वो एक अलग मैटर है। बात ये कि जो गाड़ी जब आती है उस वक्त तो ये होना चाहिए ना, पानी का मसला है, ये सारी चीजें, ये हमारे लोगों की कमजोरी है, ये हमारे लोगों को भी एजुकेट करने की, तो दुनिया कहां से कहां चली गई। लेकिन हम आप देखें ना, आप ये बात कर रहे हैं, आप बिल्डिंग्स में देख लें,
मैं आपको बता रहा हूं, आप बिल्डिंग के अंदर से लोग पैम्पर्स जो है ऊपर से फेंक देंगे, ऐसे ही है। तो आप तो गाली की बात करिए, ये पढ़े लिखे लोग हैं जो फ्लैट्स में रह रहे हैं। हमारे लोग जो है ये इनको एजुकेट करने की जरूरत है, इनको समझने की जरूरत है कि आपका तरीकाकार जो है दुनिया कहां जा रही है। आप भी ये देखें, आप गाड़ी के अंदर बैठे, पैम्पर्स मैंने देखे कहीं बच्चों को वहीं फेंक देते हैं। ठीक तो है, ये लोगों का भी कसूर जरूर है, लेकिन लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। अच्छा वकील साहब, आपके लिए सवाल आ गया है कि मैंने इलाके के अंदर लाइन डलवाने के लिए कहा और उसके बाद कुछ पेपर से जो सिग्नेचर करने थे, और फिर मैंने अपने कज़न से कहा कि इसको प्लीज़, क्योंकि हम सेम इलाके में रहते थे, कि उसको सिग्नेचर कर दो। और मुतल्लिका डिपार्टमेंट में मैं जब लेकर गया तो उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारा ब्लड रिलेशन है, इसकी गवाही नहीं मानी जाएगी, किसी दूसरे बंदे की गवाही लेकर आओ। इसमें मुझे थोड़ी सी डिटेल चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा इनके वो जो आप ट्रेन वाला कह रहे थे इस पर थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर दूं। देखिए, दुनिया में एक टर्म है मास ट्रांजिट, जो दुनिया के बड़े शहर हुआ करते हैं। कराची इस वक्त दुनिया में, कराची की जो आबादी हो चुकी है, दुनिया का यह 5वां या 6ठा बड़ा शहर हो चुका है। दुनिया में हमारा नंबर 5वें या 6ठे नंबर पर आता है आबादी के लिहाज से, और कराची का जो इस वक्त साइज़ है वो दुनिया के कई ममालिक से ज़्यादा है। हम ऑन पेपर्स कहते हैं इसकी आबादी 1 करोड़ 30 लाख या 40 लाख है, लेकिन लोग कहते हैं कि इसकी आबादी 3 करोड़ से कम नहीं है। जो रोडों पे आप निकलें, रश देखें। अब हम क्यों नहीं सीखते दुनिया से कि दुनिया क्या करती है बड़े शहरों को मैनेज करने के लिए। हम चलें, हम कहें वेस्ट में हम नहीं जा सकते, हम अपने पड़ोसी मुल्कों में तो देख सकते हैं ना। बॉम्बे मेट्रो बना चुका है, ढाका मेट्रो बना चुका है, सऊदी अरब दुबई मेट्रो बना चुका है। उन ममालिक को ये समझ आ चुकी है कि इतना बड़ा मास ट्रांजिट, इतने ज़्यादा लोगों को एक वक्त में इधर से उधर, देखिए शहर में होता क्या है, सुबह सब लोग नौकरी पे निकल रहे हैं, सबको एक ही वक्त में शहर की तरफ जाना है। इसी तरह शाम में सबको घर की तरफ जाना है। अब जो सुबह के पीक आवर्स और शाम के पीक आवर्स हैं, उसमें इतना रश हो जाता है कि वो फासला जो अगर किलोमीटर्स और टाइम में डिवाइड किया जाए तो उसको हल तय हो जाना चाहिए 25 मिनट में, वो 1.5 घंटे में तय होता है। वजह यह है कि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। रेलवे इज़ द ओनली सिस्टम जिसमें मास ट्रांजिट होता है, जिसमें बहुत सारे लोग एक ही वक्त में इधर से उधर पहुंचा दिए जाते हैं किसी को डिस्टर्ब किए बगैर। और यही हाल मतलब जो आपकी मालगाड़ियाँ चलती हैं, पाकिस्तान में हमने सबसे पहले तबाही रेलवे को किया है। चाहे हमारी डोमेस्टिक रेलवे चल रही हो या नेशनल लेवल पे चल रही हो, मतलब शहरों के दरमियान चल रही हो, सूबों के दरमियान चल रही हो, या शहर के अपने अंदर चल रही हो। पाकिस्तान रेलवे का जो लोकल निज़ाम है कराची का, ये 60s तक, 65, 70 तक बहुत अच्छा था। यहाँ पे मतलब हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि वो ट्रेन से सदर की तरफ, मलीर से लोग सदर की तरफ नौकरियों पे जाया करते थे ट्रेन के ऊपर। मुझे एक साहब मिले स्टेट बैंक के और नेशनल बैंक के, उन्होंने मुझे ये बताया कि यार देखें ट्रेन का सिस्टम ख़राब कैसे हुआ। वो मलीर से आते थे, स्टेट बैंक का हेड ऑफिस है आई चंडीगढ़ रोड पे कोने पे, और नेशनल बैंक का हेड ऑफिस भी उधर ही है। वो कहने लगे जो ट्रेन हमें मलीर से मिलती थी वो हमें पहुंचाती थी 9:30 बजे, ऑफिस का टाइम 9 बजे था। तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं वो ट्रेन लूं जो मुझे 9:30 बजे पहुंचाए। तो सबसे पहले आपने ट्रेन के टाइम ख़राब किए ताकि लोग ट्रेन इस्तेमाल करना छोड़ दें। जब लोगों ने ट्रेन इस्तेमाल करना छोड़ा तो वो जो सारा ट्रैक जो कराची के अंदर बिछा हुआ था डोमेस्टिकली, जो यहाँ चल रहा था, उस सब पे कब्जा हो गया। इस वक्त बहुत बड़ा मसला ये है कि अगर कराची में आपको ट्रेन चलानी है, लोकल ट्रेन चलानी है, तो वो तमाम पटरियाँ कब्जे के अंदर हैं जिस पे ट्रेन ने चलना है। बहुत सारी जगहों से उन्होंने ट्रेन की पटरी उखाड़ भी दी है क्योंकि वो चल नहीं रही थी। तो इस पर मैं आपके तवस्सुल से, वज़ीर आला सिंध से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस शहर की हालत बेइंतहा ख़राब होती जा रही है। इसमें अगर आप मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं लाएंगे, देखें इतना पैसा हमने खर्च किया, ये ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन और ये जो लाइन्स चल रही हैं, पूरा रोड तोड़ दिया आपने बीच में से। एक तो ट्रैफिक है ही अपनी जगह, जब इतना खर्चा करना था तो इधर मेट्रो चला देते, किसी फॉरेन पार्टनर को लेकर आते, किसी फॉरेन कंपनी को लेकर आते कि हम तुम्हें जगह दे रहे हैं, इस जगह तुम मेट्रो चला दो। तो ये जो आपने देखा है, जो इतनी हालत ख़राब हुई हुई है सफूरा मलीर कैंट से लेके कादिरम के मदार तक, बीच में आपने करीबन एक 100 फीट 150 फीट का टुकड़ा निकाला है, तो इधर तो बहुत अच्छी मेट्रो चल सकती थी। और ऐसे इदारे मौजूद हैं दुनिया में, ऐसी कंपनीज मौजूद हैं दुनिया में जो इस बात पे राज़ी होंगी कि वो कराची में मेट्रो कायम करेंगी। मुझे थाईलैंड का याद है, मैं फर्स्ट टाइम थाईलैंड गया हूँ 92 में। उस वक्त थाईलैंड में साउथ कोरिया ने सारा नेटवर्क बनाया था। वो जो लोकल थाई थे वो मुझे बताते थे कि ये जो हाईवे बन रहा है ये साउथ कोरिया बना रहा है, ये जो ट्रेन बन रही है, मैंने कहा ये क्यों बना रहा है।
तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बना के 25 साल तक टोल ये लोग लेंगे, उसके बाद ये हमारे लिए छोड़ जाएंगे, लोकल को वापस कर जाएंगे, और जो मशीनरी ये सब बनाने के लिए वो लाए हैं वो भी हमारी गवर्नमेंट को दे जाएंगे। तो 92 में मुझे ये इस बात का जब पता लगा तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार देखो ममालिक ऐसे भी काम करते हैं। हमारे यहाँ क्यों ऐसा है कि फॉरेन इन्वेस्टर आने को राजी नहीं हो रहा? हमारे यहाँ इतना बड़ा मास ट्रांजिट है, इतने लोग हैं, अगर एक भी बस 2 ट्रेन भी कोई चलाता है लोकली, मतलब ये मुमकिन ही नहीं है कि वो खसारे में चला जाए। तो क्यों फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा और इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा? तो इस पर गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। खुदा इस शहर को आबादी के, ये शहर अगर आपने सही से इसको मैनेज नहीं किया तो ये अपनी ही आबादी के बोझ तले दब जाएगा। लेकिन वकील साहब, अगर एक बात है कि अगर हम सदर की बात करते हैं, हम नुमाइश से होते हुए या शराय फैसल से होते हुए आते, तो ट्रेन कहाँ से चलेगी? अभी तो वो रेड जो ग्रीन लाइन है उसी का प्रोजेक्ट दोबारा से तामीराती काम शुरू हुआ तो इतना ट्रैफिक का मसला आ गया। देखिए, आप एलिवेट कर सकते हैं, आप ज़मीन से 20 फीट ऊपर ले जाएं। तो आपको ज़मीन पे क्यों चलानी है आपने? जैसे कि ये जो कंजस्टेड एरियाज हैं, ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, बॉम्बे में बहुत स्लम्स हैं, ढाका में बहुत स्लम्स हैं, मतलब ऐसी जगह जहाँ से, जैसे हमारा जोड़िया बाजार या ओल्ड सिटी है, वहाँ से निकलना भी मुश्किल है। लेकिन आपके पास एम ए जिन्ना रोड तो मौजूद है ना, एम ए जिन्ना रोड से आप पिलर्स एलिवेट करें, 20 फीट पे ले जाएं, 30 फीट पे ले जाएं, नीचे गाड़ियां भी चलती रहे, ऊपर ट्रेन भी चलती रहे। देखें, ये जिसका काम है ना, अगर हम वो प्रोफेशनल्स लाएंगे वो अपना रास्ता खुद बना लेंगे, क्योंकि उनकी स्टडी, उनकी रिसर्च इसी चीज़ में है कि हमने रास्ता कैसे बनाना है, हम किन चीज़ों को सही करेंगे। अब देखें, लाहौर में इन्होंने बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया था शहबाज शरीफ के दौर में, इन्होंने किसी का भी आसरा नहीं किया। जो अच्छा अभी कराची में भी चल रहा है, मैं इस पर भी सिंध गवर्नमेंट को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बहुत सारे इलाकों में उन्होंने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है, रोडें चौड़ी कर दी हैं। अब रोडों पे आपको नजर, अच्छा ये रोड इतनी बड़ी थी, मैं कुछ जगहों पे गया जहाँ पे पैदल चलना मुश्किल था, वहाँ पे गाड़ियाँ ले जा सकते हैं आप। तो ये काम आपको करने पड़ेंगे, लेकिन आपको वो लोग हायर करने पड़ेंगे जिनको ये काम आता है। जैसे एक इंजीनियर वकालत नहीं कर सकता, इस तरह एक वकील इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। तो आप वो लोग लाएं जो मास ट्रांजिट से रिलेटेड होते हैं, जिनको पता होता है, और जो आइडियाज़ आउट ऑफ द बॉक्स सोच के लाते हैं कि ऐसा एरिया जिसमें एक आम आदमी समझता है ट्रेन या बस कैसे पहुंचेगी, उधर तक उसको पहुंचाते हैं। तो ये हमें एक्सपर्ट्स इसमें इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ जो आपने सवाल किया था कि वो कह रहे हैं कि मैं अपना सगे भाई को या उसको गवाह बना के ले गया, तो कह रहे हैं वो गवाह नहीं होगा। अब इसमें मुझे थोड़ा सा उनसे क्लियरिटी चाहिए कि ये पेपर है क्या। पानी की लाइन डालने का नहीं, तो इसमें तो कोई मना नहीं है, पानी की लाइन डालना है उसने। और हो सकता है कि इसमें कहीं ये तो नहीं कह रहे वो कि महल्लेदार कोई लेकर आए और वो शख्स महल्लेदार ना हो, उस इलाके में रहता हो। कि मेरा भाई जो है वो इलाके में है, मुझे पानी की लाइन चाहिए थी क्योंकि मैं पानी लेता था। फिर एक खुतबे में सुना कि इटसेल्फ ये भी एक चोरी है कि आप वाटर बोर्ड को तो नहीं बता रहे, हालांकि मेरा भाई उस पानी का टैक्स देता है। और फिर जब मैंने कहा कि नहीं मैं अपनी लाइन डलवाऊंगा, तो वहां पर जो है मुझे कहा गया कि भाई की गवाही थोड़ी मानी जाती, हालांकि मेरा भाई मेरे सामने वाले घर में रहता है। नहीं, ये कोई गलत बात कर रहे हैं, वाटर बोर्ड वाले कुछ उनसे गलत बात कर रहे हैं। पहली तो बात ये कि वो न्यू कनेक्शन के लिए आप कनेक्शन दें, उसको खत्म हो गई कहानी। गवाही वाही का क्या सिलसिला है? ये तो आजकल वाटर, हाँ, वाटर और सीवरेज बोर्ड वाले जो हैं, ये तो गैस वालों ने भी किया था, ये तो हुआ था मेरे साथ भी कि आप इनकी गवाही लेकर आए उनकी, तो ये तो है, वो मानते हैं कि आपके इर्द गिर्द हो सकता है वो इस बेसिस पर कर रहे हो कि आपके टर्म्स कैसे हैं। अगर नहीं, देखिए कुछ जगहों पे ये होता है कि अगर मैं A4 में रहता हूं तो वो कहते हैं अपनी गली से 2 गवाह दे दो। अपनी गली से मुराद या मेरे घर के सामने का एड्रेस है A15 पे उसका शांति कार्ड रजिस्टर्ड है, उसके शांति कार्ड पे वो नंबर आ रहा है और मैं उसको गवाह बना के अपने साथ पेश कर रहा हूँ, तो वो तो एक्सेप्ट करना चाहिए। वो हो सकता है कनेक्शन नहीं देना चाहते हो, तो वो इस वजह से प्रॉब्लम्स उसके लिए क्रिएट। अच्छा, एक और मैसेज, अच्छा ये रिलेट कर रहा है सवाल मुझसे भी, मैंने जो अभी आपसे डिस्कस किया था कि एक बंदे ने एग्रीमेंट कर लिया, उसके बाद वो कहता है कि चार्ज दूसरे बंदे को मिल गया ऑफिस के अंदर, और वो कहता है कि जिससे तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ तुम अब उसी से काम लो क्योंकि हमने उसको तो निकाल दिया है। और वो बंदा टोकन भी करवा चुका है, टोकन बैक डेट में है, और जो बंदा जिसको एग्जीक्यूट किया गया, एवैक्यूएट किया गया, उसका जो निकलना है वो उस दिन पर है जिस दिन उसके जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको इफेक्टिव होना है। तो इस सूरत में कानून मुझे कहाँ रहनुमाई देता है? देखें, अगर आपका एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, जिस पे हम बात अभी करने भी लगे, रिटन कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, बाकायदा उसमें हर टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है, कंसिडरेशन हो चुकी है, कंसिडरेशन से मुराद आपने पैसे या जो भी उनको अदा करने थे वो अदा कर दिए हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। आप इसको चैलेंज कर सकते हैं कि कैसे मुमकिन है कि आपने मुझसे एक रिटन एग्रीमेंट किया है,
टोकन से मुराद पैसों का लेन देन, मैं समझता हूँ पैसों का लेन देन भी हुआ है जो उस एग्रीमेंट में लिखा अच्छा, हुआ ये तो मेरे साथ पर्सनल हुआ है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे साथ पर्सनल हुआ है कि मैं टोकन करवा चुका हूं, वो कहता है हो ही नहीं सकता ये काम, और मुझे ये भी धमकी थी कि ये वाला शो भी बंद होगा। तो मैं तो उस भाई को ये शो भेजना चाहूंगा और मैं ये दिखाना चाहूंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बात करने में भी, क्योंकि मैं और अब सहाफ़ी को, क्योंकि बीइंग अ होस्ट आई एम सहाफ़ी, अब सहाफ़ी को उठकर पहले तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके बाद आप गालियां देना शुरू कर देते हैं, तो ये तो काफ़ी अजीब सी हरकत थी। ठीक है, आप प्यार और मोहब्बत से मामलात को देख लें, अगर हल होते हैं तो सही है, नहीं तो फिर भेज देते हैं इनको लीगल नोटिस। वही, क्योंकि फिर आप आ जाए अदालत में। अब ये सारी बातें ये जो आप तुरम खानियां दिखा रहे हैं कि मैं फलां चीज बंद करा दूंगा, फलां चीज बंद करा दूंगा, मतलब he is not related with this channel, but from the other channel he नहीं, make मैं me- आपके जाती उसमें कह रहा हूँ, अगर आपको कोई जाती तौर पे ये धमकियां दे रहा है कि तुम्हारी फलां चीज बंद करा दूंगा, फलां चीज कर दूंगा, तो ठीक है, प्यार मोहब्बत से उसको समझाएं। देखिए, हम पहले इस्लामी तरीका अपनाएं, क्योंकि मैंने प्यार मोहब्बत कभी से भी बात कर लें। इखलाक से गिरी हुई बात नहीं की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रमीज खान से जब भी बात होती है तो कल, अच्छा एक बात, जब मैंने उनको एक चीज़ बताई, मैंने कहा भाई मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट में मुझे तुम ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो, तो मुझे तो नाम लेने में मसला नहीं, लेकिन इज्जत हर एक इंसान की होती है, वरना मैं तो नाम खोल के मैं तो नंबर चला दूं, मुझे मसला नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है कि फिर जब उन्होंने कहा कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, तो मैंने कहा भाई मैंने कहाँ ब्लैकमेल की, तो उन्होंने गालियों से बात शुरू कर दी, फिर खुद ही फ़ोन काट दिया। तो ये चीज़ थी। देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये इंतहाई गलत है हमारे माशरे में। लोग मुझे नहीं पता कि इस तरह क्यों करते हैं। असल में बात ये, बीइंग वकील, मुझे इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता, हमसे लोग इस तरह नहीं किया करते, लेकिन जब हम सुनते हैं तो अब उसमें देखें, आपके पास एक ही चीज़ है, दो चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें जो जिस पे ज़िंदगी के मामला तय हुआ करते हैं। नंबर वन, गुब्बारे में हवा भरी हुई, भरे रहने दो। मेरे पास टाइम नहीं है इस गुब्बारे से उलझने का, क्योंकि हर भोंकते कुत्ते के ऊपर आप उल्टा उसके ऊपर भोंक नहीं सकते। सेकेंडली, प्यार और मोहब्बत से इस मामले को देखने की कोशिश करें कि भाई प्यार और मोहब्बत से मामले को हल कर लो, कानून में, अदालत में जाना ज़रूरी है। तीसरा, अगर वो नहीं मानता तो ठीक है, फिर अदालत के दरवाजे क्योंकि खुले। उनको चार्ज दिया गया है और उनकी मकसद ये है कि आई एम द बॉस, आई एम द किंग आफ्टर बॉस, ठीक है, मैं ये चाहूंगा, मैं वो चाहूंगा। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा, अभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तमाम चीजें लिखी हैं, दैट इज इफेक्टिव फ्रॉम टुडे, ठीक है। तो वो वाली चीज़ की उसके बाद मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो मैंने उनको सिर्फ ये कहा कि भाई वो चीज़ इफेक्टिव जो है वो तो आज से है ना, मैंने पेमेंट्स तो पहले की थी, वो चले गए मान लिया, लेकिन वो करके गए, और यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आप मुझे 1 महीना पहले टर्म करोगे कि ये चीज़ नहीं होनी है, ठीक है ना, उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ थी कि मोहब्बत प्यार में मैंने ये नहीं कहा कि अगर आप बंद करेंगे तो आप मुझे 100% रिवर्शन देंगे, लेकिन ये वाली चीज़ कि आप मुझे कह रहे कि आप आकर वही ले जाएं, तो मकसद ये है कि आपने एक तो मेरी सुबकी की पूरे माशरे में, ठीक है, चीज़ें फ्लोटेन हो गई, सब कुछ होगा, और उसके बाद अब आप धमकियों का सहारा लेकर और लोगों को ये बता, अच्छा मुझे गालियां दी और अगले बंदे को कह रहा मैं तो उससे प्यार से बात कर रहा था, लेकिन वो गालियां देने पे आ गया। मतलब मैंने कहा कॉल रिकॉर्ड निकलवा लें, किसने गालियां दी। मैं बताऊं क्या बात यह है कि इग्नोरेंस इज अ ब्लेसिंग। नहीं, इग्नोर करना सीख ले। अपना खून ना जलाओ। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा फोकस्ड हो, मैं वही बहुत कह रहा हूं, मैं तो प्रोग्राम को लोग अल्हम्दुलिल्लाह पसंद कर रहे सुपर हूं, मुझे मौजूद ठीक है। अब अगर तुम ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अपनी जिंदगी में लाओगे तो तुम्हारा नहीं, फोकस मेरा खराब मसला होगा। नहीं, मेरा मसला अब अगर ये कोई चीज एग्रीमेंट में है और अगर ये वो इस शिद्दत को इख्तियार कर रही है कि अगला आपसे इस लेवल पे आ रहा है कि अब उसको ऑनर करना नहीं चाहता, कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले, आप बिल्कुल आइए। प्रॉब्लम पता है क्या है सुहेल भाई, हम यहाँ पर ना, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, मोस्ट प्रॉब्ली ये वाली चीज़ होती है ना कि एक मैंने भी ये कहा कि स्टेटमेंट ये होती है कि व्हेन ही मेक मी सॉरी देन आई विल डू, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, मैं तो मीडिया पर बैठकर बात भी कर रहा हूँ, कितने लोगों को तो वैसे भी चूना लगा चुका होगा, नेचर से तो मुझे पता लग गया ना, ठीक है। और तो फिर मुझे ये बताएं कि हमें ऐसे लोगों को फिर कटहरे में लाना है। शबीर भाई क्या कहेंगे, हम जिंदगी में चीज़ें इस मामले से छोड़ के जब घर में देखते हैं, जैसे बिल्स की अगर हम बात करते हैं कि हमने ये कहते हैं ना कि बिल ज़्यादा आ रहा है, अब वहाँ जाते हैं लोग कहते हैं कि ठीक है यार भर दो, कौन लाइनों में लगा करेगा, तो यहाँ से हम उनको भी वो एक प्रिविलेज दे रहे होते हैं कि ठीक है आपने बिल भेजा, हम तो भर देंगे, अगली दफ़ा और ज़्यादा बिल आ जाएगा। तो अपनी हक के लिए आवाज़ उठाना कितना बेहतर है। लेकिन ये आजकल हक के लिए आवाज़ उठाना जो है ना, अंदर होने के बराबर है। मैं आपको सीधी बात बताऊँ, आज देखें ना कि के इलेक्ट्रिक के लिए आवाज़ उठाई थी एक औरत ने कि ये आपने ये बिल भेजा, उसको मारा भी और उसके खिलाफ FIR भी लॉन्च हो गई, फेसबुक पे भी आपने देखा। बात ये है कि आप वहाँ आवाज़ उठाएं जहाँ कुछ सुनने वाला हो, जहाँ बेहिस अदारे बैठे हुए हों, वहाँ आप क्या करेंगे। आप देखें जो बिल भेज रहे हैं उनको भी पता है कि हम ज़्यादा भेज रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर के अंदर एक गैस का बिल आता था 400 रुपये, दूसरे दिन आ गया, दूसरे माह आ गया 10,000 रुपये।
मैंने कहा ये भाई आप ये 10,000 कैसे आ गया, मेरे कोई दोजख से तो बटियां तो नहीं जल रही जो मेरे आपने ये 10,000 भेजा। उसने बोला भाई आप भर दें, बाद में देखा जाएगा। अब क्या बाद में क्या देखा जाएगा? बिजली का बिल, लोग बिल क्यों नहीं भर रहे? आप कराची वालों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जी बिल नहीं भरते। मैं कहता हूं कराची के सारे लोग बिल भरना चाहते हैं, लेकिन एक बंदे का बिल जो है आप उससे 6 गुना ज्यादा भर देंगे, भेज देंगे, तो वो कहां से भरेगा? हाँ, अगर मीटर और फिर सुनवाई भी कहीं नहीं है। ऐसे ही है। देखे ना, सबको पता है कि हम बिल ज्यादा भेज रहे हैं। आप के इलेक्ट्रिक के बिल के अंदर देख रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें उन्होंने लगाई, कचरे का, टीवी का, जिसके घर पे नहीं है उसका भी सारे बिल आ रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उसको ओवर ड्यूस कर रहे हैं, आप उसको ज्यादा से ज्यादा ओवर बिलिंग कर रहे हैं। तो कहां से करेंगे? एक बंदे के घर के अंदर 2 बल्ब जल रहे हैं, एक पंखा चल रहा है, जिसका नॉर्मली बिल 1500 या 2000 है, आप उसको 20,000 का भेज देंगे तो वो कहां से भरेगा? आपको मैं बताऊं, अभी मैं ईसा नगरी में गया था तो वहां बंदों ने बताया कि जी हमें हमारी बिजलियां काट देते हैं, नहीं देते। तो उन्होंने, बिजली वालों ने कहा कि आप जो है हमें एक साथ भर दें तो हम आपको 70% लेस कर दें। उसने बोला मैंने 3 लाख भर दिया, मेरा लेस हो गया, लेकिन 3 महीने के बाद फिर मुझे बिल वही आ गया। ये हुआ है, ये मैंने भी एक जानने वालों का करवाया कि एक इनकी स्कीम है के इलेक्ट्रिक की, वकील साहब। अच्छा, इस बारे में भी बात करने में 3 मैसेजेस आए तो मैं इससे रिलेट बात करूंगा कि आप जो है वो स्कीम में आपका 70% ऑफ हो गया। उसके बाद जब वो किस्तें पूरी हुई 12 महीने की तो फिर उन्होंने कहा आपने तो कुंडा लगाया था। अच्छा, फजूल वीडियो वो है भी नहीं, मतलब घर के बाहर की जाहिर सी पता। उनको बताया कि भाई ये तार आप ही जोड़ कर आए हैं क्योंकि आपने नई तार नहीं लगाई थी, आपने कहा मीटर चेंज होना है, तो उसके बाद उसको नई चीजें करके मतलब आपका बिल तो वहीं का वहीं है। मतलब पागल बना रहे हैं आप आवाम को। भाई आपको बताओ, मेरे इलाके के अंदर आप यकीन करें, हमारे घर पे जब मीटर लगाने हैं गैस का तो उन्होंने कहा जी गैस का बिल लाएं। मैंने बिल दिखाया, उन्होंने मीटर लगा दिया, जो नई लाइन है। और ऐसे लोग हैं वहां पे जो असर रसूख वाले हैं, उनके मीटर नहीं लगे हुए, डायरेक्ट उनको गैस मिल रही है, कोई उनको नहीं पूछ रहा। बिजली का बिल जो है जब लाइनें डाली, हमें कहा जी बिल दिखाएं फिर आपको लगा। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिल के 20-20 लाख रुपए उनके ऊपर, लेकिन वो असर रसूख वाले हैं, उनके जो है कनेक्शन चल रहे हैं। तो मसला सिर्फ ये है कि यहाँ जो है आपकी जब सुनवाई होगी तो आप कहीं बोलेंगे, आप धड़ल्ले से जाए। पुलिस स्टेशन में लोग क्यों नहीं जाते? पता होता है यार हम फंस जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये पता होगा मैं जहां जाऊंगा वहां मेरी सुनवाई होगी तो आप बेधड़क जाएंगे। आपके साथ मुसीबत होगी या आपको कोई तंग करेगा, आप फौरन जाएंगे यार मैं वहां जाऊं, मेरी सुनवाई होगी। अभी इसलिए अभी इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात बोल दी है, उन्होंने बोला इग्नोरिंग इज द ब्लेसिंग। अब हमें जो है ना माशरे के अंदर जो हमें इग्नोर ही करना चाहिए। लेकिन नहीं, मसला ये कि घर में लाइट नहीं है, गैस नहीं है, तो फिर वो कैसे इग्नोर करके रहेगा? नहीं, वो एक अलग मैटर है। मसला ये कि आपने देखा बिजली ये लोग काट देते हैं और फिर क्या आप उसके चक्कर लगाते रहे, फिर कहेंगे अगर आप कट गई है तो बोलेंगे जी आप 50% भरेंगे तो फिर आपकी होगी। अब मुझे बताएं कराची के अंदर कितने ऐसे लोग हैं, किसी को भी मैं नहीं समझा 5 से 6 लाख रुपए के ऊपर चढ़ाओ। क्या ये ओवर बिलिंग की भी है, लोगों ने इसलिए भरे नहीं है। आप बिल सही दे दें। मैं कहता हूं जब चाइना ने कहा था कि हम आपको एक एक घर के अंदर ये ऐसे इतना अमाउंट का बिल दे देंगे, 300 रुपए आप हर फी घर से लें। आप गिलगित के अंदर लोगों ने शोर किया, आपने फिक्स कर दिया घर का 500 रुपए, दुकानों का आपने 1000 कर दिया। आपने कश्मीर के अंदर ये कर, कराची के साथ आप क्यों जाती कश्मीर वाला तो उठा के फेंका है ना जब। भाई तो कराची के लोग मतलब के मुत्तहिद नहीं है। कराची के लोग इतना उनको डरा दिया गया, मार दिया गया, बेचारे अभी बेहिस हो गए, इनको पता हमारी सुनवाई होनी नहीं है, इसलिए जितना भी जुल्म बर्दाश्त करते जाए। नहीं, ये तो अभी खुदादाद कॉलोनी पे भी यही हुआ था कि देखें वो 5 से 7 दिन जो है उनकी लाइट नहीं थी और उसके बाद जो है वो उन पर लाठीचार्ज भी किया गया, जो गलत है। वकील साहब आपके लिए 2 सवाल हैं रिलेटेड टू हम जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं आपका कारोबार का, उसके हवाले से है कि अगर वो पे ना कर सके तो क्या उसका है, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते सुभावित जीशान है। और जनाब वेलकम बैक। और सवाल है वकील साहब आपके लिए, एक भाई ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक बंदे के साथ और 5 साल पहले मुआहदा हुआ, उस पर यह था कि नफ़ा हर साल बढ़ेगा, शरह बढ़ेगी मुनाफे की, अगर हम फ़र्ज़ करें जो भी कमा रहे हैं उनकी टर्म्स जो भी हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि 5 साल से मुनाफा तो नहीं बढ़ा और मसला ये है कि अब मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो वो कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ? दूसरे भाई ने लिखा है कि मैंने भी एक बंदे को पैसे दिए हैं, अब वो ये कहता है कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाओ, वहाँ से तुम्हें पैसे मिलेंगे। और साथ साथ वो ये भी कहता है कि जब मैं जज के सामने पेश होऊंगा मैं बोलूँगा मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो 1000 रुपये पर मंथ दे सकता हूँ, तो जज मेरे हक में फैसला दे देगा। चलो मैं इसको पहले शुरू करता हूँ कि अगर एक माशरे में पैसे के लेन देन, कारोबारी लेन देन, कर्ज का लेन देन कैसे करना चाहिए। देखें, हमेशा इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई कारोबारी मामला, लेन देन के मामला करें तो उसको लिख लें एक एग्रीमेंट की सूरत में। उसके अंदर वो तमाम टर्म्स लिखें कि कितने पैसे दिए जा रहे हैं, कब तक के लिए दिए जा रहे हैं, कब वो वापस किए जाएंगे, किस सूरत में वापसी होगी, क्या वो जिसने कर्ज लिया है या वो पैसे लिए हैं वो उसको यकमुश्त वापस करेगा या वो किस्तों में वापस करेगा। और जिस तरह इसमें बहुत सारे सवाल हैं कि अगर उसने कोई इंटरेस्ट या उसके ऊपर कोई मुनाफा देना है। देखिए, मुनाफा और इंटरेस्ट
थोड़े मसाइल हैं इसमें। अब मैं कहता हूँ उससे मुनाफा देना है, तो मुनाफा किस सूरत में वो देगा? नफा नुकसान की बुनियाद पर। जी। अब ये एक और चीज़ आ गई है, इसको मैं ऐड करता हूँ। आपने वो लिख लिया, उसके बाद उसमें एक गवाह, दोनों जो दो हजरात उसको साइन कर रहे हैं, एक जो पैसे लगा रहा है या दे रहा है, एक जो पैसे ले रहा है कारोबार के लिए या कर्ज के तौर पे, ये दो उसको साइन करेंगे। उन दोनों का एक एक गवाह उसको साइन करेगा। इस्लाम भी ये कहता है कि जब भी कोई मामलात करो तो उसमें दो मर्द गवाह कर लो, और अगर दो मर्द अवेलेबल ना हो तो एक मर्द और दो औरतें कर लो। ये सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स के लिए। एक मर्द और फिर एक मर्द की जगह दो औरतें हैं। अगर मर्द अवेलेबल ना हो, नहीं मतलब मर्द का नेमो बदल दो औरतें हैं ना, सिंगल नेमल औरत बदल नहीं है, आदि नहीं, ये आदि गवाही वाला मामला नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स में है। ठीक है। जब एग्रीमेंट होगा, ऐसा नहीं है कि एक औरत ने कत्ल होता हुआ देखा है तो आप कहेंगे ये आधी गवाही है। ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें। ऐसे ये औरत की आधी गवाही वाला सिलसिला सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियल मैटर में है, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लामी माशरे में ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा कारोबारी मामलात से इन्वॉल्व नहीं होती, तो शायद इसलिए इस्लाम ने उनको इसमें इक्वल नहीं रखा। इसमें कुरान में ये भी कहा गया एक भूलेगी तो दूसरी उसको बता देगी, मगर लोग शायद ये समझते हैं कि औरत की गवाही आधी है, औरत की गवाही आधी नहीं है। अगर औरत के सामने आपने कत्ल किया और औरत ने ये गवाही दे दी तो आपको फांसी लग जाएगी। ओके, सही है। अच्छा, अब ये आपने गवाह रख लिए, ये सारे टर्म्स बना लिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, एक और चीज़ जो मुझे पास काफ़ी आते हैं, बीसी महलों में औरतें और मर्द, ये बीसी कमेटी डालना, कमेटी डालते हैं तो पता लगता है कमेटी वाली आंटी भाग गई। मतलब ये कॉमन सी हमारे पास आता है। अच्छा, अब ना कोई रिटर्न है ना कोई चीज़ है। जब आप किसी के साथ पैसों के मामलात करते हैं तो उसके साथ आपने ये भी सबूत रखना है कि अगर मैंने ये रखा है कि मैं जीशान को 20 लाख रुपए दूंगा तो 20 लाख देने का सबूत भी मेरे पास होना चाहिए। आज के दौर में आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अगर जीशान को कैश दिया है तो कैश रिसीट होनी चाहिए। अगर मैंने जीशान को थ्रू सबसे बेस्ट तो ये है कि मैं जीशान को थ्रू बैंक ट्रांसफ़र कर दूं, क्योंकि वह हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा कि मैंने वो जो एग्रीमेंट में पैसे लिखे थे वो जीशान को ट्रांसफ़र कर दिए। अब जब ये पैसे आपके पास ट्रांसफ़र हो गए, ये सबूत आपके पास बहुत अहम है। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो हमसे कहते हैं कि जीशान के साथ मैंने भाई 1 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। अच्छा जी, तो ये था, जीशान अब पैसे नहीं दे रहा। तब मैं उनसे पूछता हूँ ये 1 करोड़ रुपए दिया कैसे था तुमने? इसका कोई सबूत ही नहीं होता। तो भाई अगर आपके पास जो एग्रीमेंट में पैसे लिखे हैं उसको देने का सबूत नहीं है तो वो एग्रीमेंट भी इनवैलिड हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब जब ये सबूतों के सिलसिले में आप आते हैं तो जो एग्रीमेंट बनेगा, अगर उसके 3 पेजेस हैं, लेट्स से उस एग्रीमेंट का 1 पेज है या 3 पेज हैं, तमाम गवाहों और तमाम लेन देन करने वालों के हर पेज पे साइन होने चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर लोग एग्रीमेंट्स बनाते हैं और सिर्फ जो आखिरी का पेज होता है उस पे साइन करते हैं। ऐसा मत कीजिए। जो पेपर एग्रीमेंट में जितने भी पेजेस हैं उस पे तमाम लोग जो ले रहा है, दे रहा है, गवाह हैं, सबके साइन होने चाहिए और अंगूठा लगना चाहिए। क्योंकि आप ये तो कह सकते हैं मेरे साइन किसी ने कॉपी कर लिए हैं, लेकिन अंगूठे से नहीं। हाँ, तो अंगूठा मर्द हमेशा उल्टे हाथ का लगाए और औरत सीधे हाथ का लगाए, हर पेज पे लगाएं। क्योंकि अमूमन चीटर्स यही किया करते हैं, क्योंकि चीटरों को पता होता है कि ये एग्रीमेंट्स फ्यूचर में जो हैं ये कोर्ट में हमें लेकर जाएंगे, तो वो हमेशा उसमें लकूना रखते हैं और वो कभी भी आपसे लेने वाले पैसों को रिकॉर्ड पे नहीं लाते। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आपने किसी को पैसे देने हो आज के दौर में, हमेशा थ्रू बैंक दें, ताकि जब वो एग्रीमेंट कोर्ट में आएगा तो कोर्ट को ये पता होगा कि आपने पैसे अदा भी किए हैं और अब आपको वापस भी चाहिए। ये जो आपका सवाल भेजा है इन्होंने कि मेरा एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें मुनाफा मुझे मिलना था, 5 साल से मुनाफा बढ़ना था, मुनाफा बढ़ा नहीं है, अब वो मुनाफा नहीं दे पा रहा और अब मैं उससे पैसे मांगता हूं तो मुझे नहीं दे रहा, तो उनके लिए कोर्ट में ही इनको आना पड़ेगा, इनको सारा साबित करना पड़ेगा क्या चीज़ थी, अब ये मुनाफा किस बुनियादों पर था। अच्छा, आपने उसमें कह दिया कि वो नफा नुकसान पे है, और अगर अगली पार्टी ने ये प्रूफ कर दिया कि नुकसान कारोबार में हो गया है तो इसका नुकसान इनको पहुंचेगा, क्योंकि आपने खुद ये लिखा है उसमें कि आप उनकी जो सर्विसेज ले रहे हैं, जिस कारोबार में ले रहे हैं, उसमें आप उनके नफा और नुकसान दोनों में शरीक है। ठीक है। तो अगर आप शरीक हैं, नुकसान हुआ है तो आपको लॉस हो गया। अच्छा, अगर जैसे दूसरे भाई का सवाल है कि अदालत में जाते हैं और वो जज के सामने जाके बोलेंगे कि मेरे पास तो 1000 रुपए, तो जज तो वही मानेंगे। असल में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बात चीटों मैंने भी बहुत दफा लोगों से सुना है, ये आम फहम में लोगों ने बहुत इसको कहते हैं कि यार वो जाएगा कोर्ट में कहेगा मैं महीने के 1000 रुपए दूंगा, कोर्ट मान जाएगा।
ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट, अच्छा, ये इन मामलात में आपके पास सिविल रेमेडी भी है और क्रिमिनल रेमेडी भी है। आप इस पे बंदे की एफआईआर भी कटवा सकते हैं और उस पर सिविल केस भी कर सकते हैं। सिविल केस के अंदर यहाँ तक जांच की जाएगी कि उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, हो सकता है उसकी विरासती कोई प्रॉपर्टी हो, कोई चीज़ हो, वो अटैच कर देती है कोर्ट, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर देती है कि इसको बेचो, इसको पैसे दो। और ऐसा कोई मैकेनिज्म अदालत में नहीं है जब तक कि अगली पार्टी एग्री ना करे, कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। जैसे आपने किसी से 50 लाख लेने थे, कोर्ट में केस चला, 1-1.5 साल गुजरा, वो आपके पास आया कि यार मैं आपको कोर्ट की में खड़ा होकर ना 1-1 महीने के हिसाब से 5-5 लाख के चेक दे देता हूँ, आप प्लीज़ मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो अगर आप वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो फिर कोर्ट कुछ नहीं कहती कि दो पार्टीज ने आपने बस कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। इसी तरह अगर आप ये एग्री कर लें कि मुझे 1000 रुपये महीना देगा, कोर्ट इस पर भी कुछ नहीं कहेगी। लेकिन कोर्ट खुद नहीं कहती, क्या वो जिसने पैसे देने वो करोड़ों रुपया लोगों का देना, वो आगे क्या मैं 1000 रुपये महीना दूंगा, कोर्ट कहेगी कर लो। नो, ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ये लोगों के लिए पास जो है इंफॉर्मेशन इंतहाई गलत है। ठीक है, शबीर साहब आपकी तरफ आते हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ तो धमकियों वाली कॉल्स आ जाती हैं या फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें अगर हम इवन रोड्स की बात करें या ये बोलें कि यार यहाँ से ये तार नहीं गुजरना चाहिए, इवन वो इलेक्ट्रिसिटी का हो या किसी भी केबल नेटवर्क का हो। बात पता है कि पहले ऐसा नहीं था। आप अदारों के अगर गलत कर रहे तो आप उनकी सुनवाई आपकी होती थी, अदारे के ऑफिसर सुनते थे दूसरे। लेकिन अब ये एक ऐसा ट्रेंड कुछ अरसे चल रहा है कि आप अदारों के खिलाफ अगर बात करते हैं, KL एक्ट के खिलाफ, गैस के खिलाफ, उनके गलत कामों के, ओवर बिलिंग के खिलाफ, तो आपको धमकियां भी मिलती हैं और आपके खिलाफ FIR भी, जो आप पे तशद्दुद भी होता है, ऐसे ही आप अमला ही करते हैं और आपकी सुनवाई कोई नहीं होती है। ये मतलब कि मैं तो समझिए एक प्लानिंग के साथ कराची के लोगों का, खसूसन ये कराची में हो रहा है, कराची के लोगों को नहीं तो दबाया जा रहा है या इनको मतलब कि बिल्कुल ही मतलब कि ऐसा कर दिया जा रहा है कि ये कोने में लग जाए, कि इनके साथ जो भी जुल्म सितम किया जाए ये बात ना करें, क्योंकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ ज्यादती हो रही आप बोले नहीं। लेकिन अब कराची के वो लोग जो थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर ज्यादती पे बोलते थे, आज वो देखे बेहिस हो गए। लोड शेडिंग का शेड्यूल 18-18 घंटे है, लोग नहीं बोल रहे। कभी देखे आप कभी टायर जलाया किसी ने? जलाया, मैंने आपको बताया कि खुदादात कॉलोनी पे हुआ तो अभी हो गया ना। लेकिन ऐसे कितने इलाके हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे इलाके हैं जो 18-18 घंटे और रात को 12 बजे लाइट आ रही है। अब आप 12 बजे 12:30 बजे लाइट आ रही है, आप सोते सोते 1:30 बजेंगे तो आप कहां सोएंगे? इसीलिए तो लोगों को पाकिस्तान जो है दुनिया के अंदर शुगर में पहले नंबर पर आ गया हुआ है, टेंशन से, नींद ना पूरी होने से। तो लोग क्या करेंगे? आप कराची को कहां लेके जा रहे हैं? ऐसे ही है। तो अब कराची के लोग क्या करेंगे? आप बोल सकते नहीं है, कोर्ट में जाए तो बेचारे मुसीबत में है। बस यही सिखा है कि अभी आपने जो भी है आप जुल्म पे चुप रहे। और जी शबीर भाई यहाँ पे कॉल है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम बेटा, आप कैसे हो? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक हूँ, थोड़ा सा वॉल्यूम ऊंचा। मैं मिसेस महमूद बात कर रही हूँ कराची से। आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मिसेस महमूद। भाई आए, सबको मेरा सलाम कहिए। और ये सुहेल भाई बैठे हुए हैं हमारे एडिटेड, मैं इनसे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाह रही हूँ। जी जी, तो मुझे उसका जवाब मिल जाएगा? जी जी बिल्कुल मिल जाएगा। क्या करना चाहिए? जी जी बोलिए, सवाल क्या है आपका? हाँ सर, मेरा लाजाबाद में मेरे ससुर का घर है, अब्बासी शहीद के सामने। तो मेरे बड़े तो सब मर गए, मतलब मेरे शौहर, मेरे देवर, मेरे जेठ, मेरे ससुर, नंदे। तो अब ये लोग नहीं रहे, सिर्फ मेरी जेठ की औलाद है, मेरे बच्चे हैं और 2 नंदों के बच्चे हैं। तो जो जेठ के बच्चे हैं वो काबिज होके घर पे बैठे हुए, ना प्रॉपर्टी बेचते हैं ना कुछ करते हैं। और वो ऑलरेडी समझ लें कमर्शियल हुआ हुआ है मेन अब्बासी शहीद के सामने, और उसकी फाइल भी उन लोगों के पास है। और मुझे क्या करना चाहिए कि, और प्रॉपर्टी कीमत बहुत अच्छी है, ऑलरेडी वो कमर्शियल हुआ हुआ है, ग्राउंड +4 या 5 तक आप उसको बना सकते हैं। तो मुझे उसके बारे में सर बताएं, मैं आपका जवाब सुनना चाहती हूँ। बिल्कुल जी, आपका नंबर मैंने उतार लिया, मैं आपसे इंशाल्लाह राब्ता भी करूंगी। ठीक है मैम, आपको ऑन एयर जवाब दिया जाता है। जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनका सवाल जो है वो ये है कि इनके ससुर के नाम पे प्रॉपर्टी है और इनके जेठ नंदे काफ़ी की डेथ हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे उनके जेठ के बच्चे काबिज हैं। सबसे पहले इन्हें उस प्रॉपर्टी की निकालनी पड़ेगी सर्च से मुराद ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए प्रॉपर्टी इस वक्त किसके नाम पर है, क्योंकि अमूमन लोग ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी ससुर के नाम पे है या किसी और के नाम पे, तो इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है। अब ये प्रॉपर्टी अगर ये मेक श्योर है, इनके पास कागजात हैं और ये प्रूव होता है उन कागजात से कि इन पे इनके ससुर का ही नाम है, तो बिल्कुल इन सब का हक बनता है। पहले उन ससुर की तमाम औलादों का तयन होगा,
वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि इनके ससुर जो हैं उनकी कितनी शादियां हैं, एक हैं या दो हैं, अगर एक ही हैं तो उनसे औलादें कितनी हैं, और वो जब औलादें हैं तो कौन ससुर से पहले मर गया, कौन ससुर के बाद मरा है, उनके डेथ सर्टिफिकेट सही होंगे, उनके चीज़ें वो फिर अदालत मंगाना शुरू कर देती है। लेकिन सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम, उनके लवाहिक, उनके वारसीन की मतलब नंबर्स, कितने बेटे हैं कितनी बेटियां हैं, फिर उनके आगे जो अब औलादें बची हैं वो, फिर ये जो खातून हैं इनके ससुर थे तो इसका मतलब ये इनकी अपनी औलाद भी होगी, और अगर नहीं भी है तो अगर ये शौहर के का जो हिस्सा है उसमें से इनका हिस्सा बनता है, ये बिल्कुल केस हो सकता है। इसमें मुझे सिर्फ सर्च प्रॉपर्टी से कहूँगा कि प्रॉपर्टी के कागजात का मेक श्योर करें कि वो आपके ससुर ही के नाम पर है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर फर्ज करें 6 बेटे हैं, उसमें से 2 या 2 बेटियों का इंतकाल हो गया या 2 बेटों का, और वो घर में सडन डेथ है, लोग कंफर्म करके डेथ हो गई, औलाद से पहले अपने वालिद से पहले मरे हैं या वालिद के बाद मरे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, अगर वालिद के बाद मरे तो, सबका फिर उनका हिस्सा बनता और है, अगर वालिद से पहले मरे तो फिर डिस्प्यूटेड है उनका हिस्सा। ठीक है। सुन्नी उसमें अगर बेटे की डेथ वालिद से पहले हो जाए तो उसका बच्चों को जो है वो हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, बहुत पुराना है, वो यतीम पोते का, तो उसमें कोर्ट ने सिर्फ पोते को दिया था। ठीक है, तो वो एक रेफरेंस हमारे पास है। लेकिन शरई तौर पे, क्योंकि मैं असल में करता ये हूँ कि जो भी लोग मेरे पास विरासती मामलात में आते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ पहले कि आप जिस भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं इस्लाम के, आप वहाँ से जाके एक फतवा ले आइए ताकि आप पहले क्लियर हो जाएं, उसके बाद हम इस पे काम करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि अगर फर्ज करें बाद में डेथ हुई और वो घर की डेथ थी, अब उस पर डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं, अब तो डेथ सर्टिफिकेट सबका बन रहा है। ठीक है, सबका बन रहा है। ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट अब कोई नहीं कह सकता कि डेथ सर्टिफिकेट का इशू है, क्योंकि अब तो वो भी मस्ट कर दिया ना वकील साहब कि आपका अगर डेथ हो जाती है तो आपको आपका जो NIC है उसको कैंसिल करवाना है, शो करवाना है, वरना उसके ऊपर भी केस है शायद। क्या असल में उसमें क्यों केस है? बात यह है, एक शख्स मर गया और आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया तो उसका शादी कार्ड कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है ना। लोग ये करते हैं, लोग ये किया करते हैं कि अब मरने वाले शख्स के नाम से एग्रीमेंट हो गया, लेट्स से, क्योंकि मरने वाला कोई ज़रूरी थोड़ी है कि बूढ़ा ही मरेगा। अगर एक 35 साल का शख्स मर गया और उसका शादी कार्ड किसी के पास हो, वो उस नाम से एग्रीमेंट्स करता चला जाए। ये आपने बिल्कुल सही बात की है। मुझे बहुत पुरानी बात, 3 साल पहले की बात है कि एक वो नहीं ऑनलाइन कस्टम फ्री मोबाइल और ये करें, और जिस खातून के नाम पे वो पैसे मंगवा रहा था, जब वो इन्वेस्टिगेट हुआ तो वो 25 साल पहले 12 साल पहले वो मर चुकी हैं। ठीक है, और ये 25 साल से ये धंधा उनके नाम पे कर रहा था ये बंदा, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया, वो मतलब आउट एरिया का है। और वो जोहरा खातून का नाम भी आज तक मुझे याद है कि वो मेरे दोस्त के साथ भी स्कैम हुआ कि उसको बोला गया कि आपको सेफ वाला मोबाइल जो है वो 13 प्रो मैक्स जो है वो भेजा जाएगा, 22,000 का है, फिर उससे भेज दिया, फिर उसको बोला गया कि अब इसका टैक्स भरो, उसने कहा टैक्स तो नहीं भरना, तो नॉन कस्टम नॉन PTA मोबाइल है। तो ये वाली चीज़ कि उस पर उनका वाकई में उनका ईजी पैसा अकाउंट, सॉरी जायज़ कैश अकाउंट यूज़ हो रहा है। तो बिल्कुल जी आपको कैंसिलेशन करवानी है। ब्रेक के बाद कुछ मजीद सवाल देखते रहिए मुस्कुराते सफाफत। जीशान है और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम वकील साहब से एक क्वेश्चन आया था, तो वकील साहब ने कहा कि अब आपका जो वैलिड जो आपका वीज़ा कार्ड है वो भी अब वैलिड नहीं है, बाहर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते अनटिल अनलेस यू हैविंग अ क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड आपको ट्रिपल चार्ज करता है, यानी 100 रुपये या 150 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, तो फिर आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अब अगर आपने जो है वो कोई और वे नहीं है कि अगर आप फ़र्ज़ करें एक बंदा यहाँ से जाता है, जैसे फ़र्ज़ करें मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरे मामू ने किसी ने बुलवाया, अब मैं नहीं चाहता कि मैं उनकी किसी भी चीज़ पर ख़र्च करूँ, क्योंकि मैं अगर कुवैत जा रहा हूँ या दुबई जा रहा हूँ तो मैं दिरहम या दिनार लेकर जाऊँगा, और वो तो अलाउड है, वो भी अलाउड नहीं है, या वो देखें एक ट्रैवलर को यहाँ से इस वक्त 3 या 5,000 डॉलर अलाउ है। ठीक है, 3,000 डॉलर इज़ अ सफिशिएंट अमाउंट। 3,000 डॉलर बहुत हैं अगर आप 10 दिन के लिए वहाँ जा रहे हैं, और प्लस आपकी रिहाइश भी वहाँ पर मौजूद है, तो 3,000 डॉलर 5,000 डॉलर बहुत हैं। प्रॉब्लम किसको आ रही है? प्रॉब्लम उसको आ रही है जो चाहता है मैं यहाँ से 15-20 हज़ार डॉलर ले जाऊँ और फिर वहाँ ले जाके वहाँ से कमर्शियल शॉपिंग करूँ, और फिर वो मैं इस मुल्क में वापस लेकर आऊँ, कस्टम भी मुझे ना रोके, और मैं उसको बेच के मुनाफा भी कमा लूँ। इसको एक ज़माने में खेप का काम कहते थे, इसको खेप कहा करते थे, तो ऐसा नहीं होगा अब। ठीक है, तो अब अगर किसी को कारोबार करना थ्रू लीगल चैनल्स करें ना, अगर उसने कोई चीज़ बाहर से मंगवानी है तो उसको लीगल चैनल से मंगवा ले, इंपोर्ट कर ले। अब तो इंपोर्ट को भी तो इतने पैसे, फिर इतना डैमेज और ये और वो, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स आती, जबकि दुबई में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, दुबई की इकानमी बेस और हमारा इकानमी बेस डिफरेंट है। ऐसे ही है, हम हैं एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री, ठीक है,
हम आधा तीतर आधा बटेर हैं। पाकिस्तान जो है ना बेसिकली वो आधा तीतर आधा बटेर हो गया इकोनॉमी वाइज। ठीक है, हम कहते हैं हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं और एग्रीकल्चर की कोई चीज़ हमें नहीं नज़र आती। ऐसे ही है, ठीक है, चीनी आपके यहाँ महंगी होती है, गंदम आपके यहाँ शॉर्ट हो जाती है, ऐसे ही है, सब्जियां आपके यहाँ नहीं मौजूद। 700 रुपए टमाटर हो जाता तो एग्रीकल्चर में आप कर क्या रहे हैं? है, ऐसे ही है। अच्छा, गोश्त आपके यहाँ कंट्रोल नहीं है, अंडे आपको नहीं मिल रहा है, दूध आपको नहीं मिल रहा। अच्छा, ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर बेस्ड होती हैं। तो हमारे यहाँ भाई मसला ये है, हम आधा तीदर आधा बटेर हो गए। तो इसलिए अपने आप को आप दुबई से मुआवजा मत कीजिए। दुबई एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, उनको ये पता है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या क्या वीकनेसेस हैं और क्या स्ट्रेंथ्स हैं। वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करते हैं। हम लोग तो इस पे काम ही नहीं कर रहे। हमें, जैसे मैंने आपसे कहा, एग्रीकल्चर कंट्री होने का कोई बेनिफिट है, हमें तो ये बेनिफिट होना चाहिए कि हमारे यहाँ गंदम इतनी सस्ती हो कि रोटी का मसला ही ना हो, लेकिन ये हम नहीं मैनेज कर पा रहे। तो जो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है ना, वो हर सेक्टर में है। आप चाहे इंडस्ट्री लगाएं, चाहे आप एग्रीकल्चर में आएँ, ये मसला हल होने वाला नहीं है। दुबई फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, उन्होंने, यार दुबई के पास है क्या? अगर आप दुबई जाए, वहाँ है क्या? जो हम कहते हैं दुबई में गर्मी है, दुबई में समंदर है, दुबई में कंक्रीट है, कंक्रीट ही कंक्रीट है। दुबई में क्या है सिवाय कंक्रीट के? हम उससे बेतहाशा बेहतर मुल्क हैं, लेकिन हमारी पुअर मैनेजमेंट ने, हमारी पुअर गवर्नेंस ने हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है जो वहां जाके काम कर रहा है और धर्म में पैसे कमा रहा है। जब वो हमारे यहाँ ही मौजूद है तो वो किसी काम का नहीं है। ऐसे ही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज खत्म हो रही है ना जिशान, इंडस्ट्री नहीं आ रही, कोई चीज़ आप नहीं लगा रहे। गवादर कब से आबाद होने का हम सुन रहे हैं, वहाँ कोई सिलसिला नहीं बन रहा। फिर कहा गया सीपैक में जो है वो कराची भी शामिल हो गया है और पंजाब के बहुत सारे इलाके शामिल हो गए हैं। तो आप क्या इंडस्ट्री लगाएं? इंडस्ट्री लगाएंगे, नौकरियां होंगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। शबीर भाई, आपसे सवाल आया है कि अगर हम नौकरी के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पर भी 1000 लोगों को बुलाकर सिर्फ 4 अपने ही लोगों को रखते हैं और फिर उनसे पूछा जाता है तो फिर वहाँ पर भी मुक्का और धक्केबाजी शुरू हो जाती है। देखिए, अभी वकील साहब ने जो बात की ना, हमारा यही सिलसिला है। हमारे जितने भी टैलेंटेड बंदे हैं वो हमारे पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। आज भी आप देखें, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एडमिशन किसको मिलता है? ऐसे ही जो बंदे मतलब के, मैंने ऐसा भी देखा जो एनटीएस में भी पास हो जाते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स में जो है घुमा देते हैं। ऐसे ही है, उन बंदों को एडमिशन मिलता है जो इनकी सिफारिश होती है या जो कुछ माल दे देते हैं। तो आप जब काबिल बंदों को एडमिशन नहीं देंगे तो आपके पास डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कहाँ से पैदा होंगे? तो ये नौकरियों के अंदर भी उन बंदों को लाया जाता है। आप देखें, मैंने एक दफा सुना था कि 22 ग्रेड का सिंध को ऑफिसर नहीं मिल रहा था, पंजाब से मंगवाया था। सही। तो आप यहाँ से एक तो तालीम को आपने इतना कर दिया, नकल का फरोग दे दिया ताकि यहाँ के बच्चे जो है डल हो जाए, और फिर जो नौकरियां जो दे रहे हैं आप वो काबिल बच्चों को नहीं दे रहे, आप उन बच्चों को दे रहे हैं जो आपके मनपसंद है। और ऐसा भी सुनने में आया कि पहले ही सिलेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन एक प्रोसीजर होता है कि जी हमने ये नौकरियां फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। तो अब वो बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जो काबिल हैं, उनको जब नौकरी नहीं मिलेगी तो अब वो क्या करेंगे? ऐसे ही। तो फिर वो क्राइम में भी जाएंगे, बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। तो वही जो इन्होंने वकील साहब ने कहा, आधा तीतर आधा बटेर वाली कहानी हमारे मुल्क में चल रही है। हमारे लोगों को जो है, वही बच्चे जो हमारे पाकिस्तान में होते हैं, जब बाहर जाते हैं तो वो नाम कमाते हैं। आप देखिए क्या क्या वो कहाँ पहुंचते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रह के उनकी सलाहियतें जो है खत्म हो जाती हैं। ठीक है शबीर, यहाँ पे आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। वकील साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज ये कहा गया 47 लोगों की तरफ से कि बहुत इन्फॉर्मेशन मिली वकील साहब से कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्ट के। और जी, इसी के साथ आज करीम की बर्थडे। करीम, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप जियो हज़ारों साल। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ईद के बाद हम जो है वो बारात लेकर जाएंगे करीम की, और अल्लाह ताला आपको उस ज़िंदगी में भी खुश रखे। और आज सबकी, अच्छा जी, बासित भाई की आज बर्थडे है और बासित भाई की बात भी पक्की हो गई माशाल्लाह, तो हम उन पर उनको मुबारकबाद भी देते हैं और कहते हैं कि ज़िंदगी में हर ख्याल अच्छा होता है। इसी के साथ इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। मेरे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और साथ साथ आप देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी हाथ उठाएं, एंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि ये टीम मौजूद है तो हम लोग काम कर सकते हैं। इसी के साथ आज की बातों से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि आप तक बेहतर से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। लेकिन अगर दिल आज़ारी हुई है तो हम तहे दिल से माजूर ख्वाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरी टीम को अपने ज़मान में रखे, मेरे गेस्ट को, मेरे चैनल को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।